हेलो फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर 10 अर्थात हायर एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग अभी तक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में NP 1986 तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग उसके बाद की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद एक समिति गठित होती है 1989 में, जिसको हम MB बुच समिति कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है MB बुच कमेटी। MB बुच समिति, या इसी को हम लोग MB बुच कमेटी भी कहते हैं। 1989 तो MB बुच समिति 1989 क्या है और किसके बारे में इसमें रिकमेंडेशन दी है। MB बुच का नाम हम सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं, क्योंकि भारत में जो एजुकेशनल सर्वे पब्लिश करने का को स्टार्ट करने का श्रेय है वो MB बुच को है। और MB बुच बड़ौदा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। तो MB बुच किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी जानते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी शोध हुए तो शोध के सारांशों को, इनके रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स को पब्लिश करने का श्रेय उन्हीं को है, MB बुच सर्वे के नाम से। और बाद में उनकी डेथ के बाद जो है वो NCERT ने उनके उस कार्य को आगे बढ़ाया। MB बुच कमेटी का जो संबंध है वो है डिस्टेंस एजुकेशन से। आप सभी जानते हैं कि NP 1986 के अंतर्गत इग्नू का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इग्नू अधिनियम 1985 में बना और 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। 1986 से इग्नू ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो भारत में जो व्यापक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई वो 1985 से हुई। अलग उसके पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में BA पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसके बाद 1981-82 में भारत में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जब उसको आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो भारत का जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो था आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, जो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन सेंट्रल लेवल पर जो पहली जो है यूनिवर्सिटी बनी वो थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985। लेकिन उस समय तक जो डिस्टेंस एजुकेशन थी वो एकेडमिक लेवल पर ही चल रही थी। टीचर एजुकेशन मोड पर क्या अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में भी दूरस्थ शिक्षा का कोई योगदान हो सकता है, इसके बारे में कोई प्रयास या कोई भी जो चिंतन नहीं हुआ था। तो ये जो MB बुच समिति थी, इसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि ये एग्जामिन कर पाए कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड टीचर एजुकेशन मोड पर क्या इम्पोर्टेंस रख सकती है, और क्या हम B.Ed को या BTC को या अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं, क्या हम इनको पत्राचार के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो MB बुच समिति का जो कार्यक्षेत्र था वो था डिस्टेंस एजुकेशन। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में एकेडमिक एजुकेशन ना होकर के टीचर एजुकेशन था। तो जो मोटो था MB बुच कमेटी का वो था टू एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मोड फॉर टीचर एजुकेशन। और फिर अगर उसकी इम्पोर्टेंस है तो फिर उसके लिए स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका मोड कैसा होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, ओवरऑल टीचर एजुकेशन के बारे में ध्यान रखें कि आगे हम कुछ ऐसी समितियां पढ़ेंगे जिन्होंने केवल स्पेशली B.Ed के बारे में बात की या स्पेशली किसी
टीचर एजुकेशन के स्पेशली किसी प्रोग्राम के बारे में बात की, क्योंकि बाद में एनसीटी ने 1993 के बाद कई सारी समितियां बनाई, चाहे वो पारिक समिति हो या आगे लिंगदो समिति हो। तो वो पारिक और लिंगदो आदि समितियां जो हैं वो स्पेशली बीएड पाठ्यक्रम को लेकर के बनी थी। उनका भी संबंध दूरस्थ एजुकेशन से है, डिस्टेंस एजुकेशन से था, लेकिन स्पेशली बीएड प्रोग्राम को लेकर के था। एमबी बुच का जो रिकमेंडेशंस था वो केवल और केवल उस पॉसिबिलिटी को फाइंड करना था, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करना था कि डिस्टेंस एजुकेशन का टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में क्या रोल हो सकता है या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसका जो रोल था या मोटो था वो था टू एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ distance education mode for teacher education, ये इसका मोटो था। तो इसका संबंध किससे था? पहली चीज तो डिस्टेंस एजुकेशन से था, और डिस्टेंस एजुकेशन में एकेडमिक एजुकेशन से ना होकर के टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में था। और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट्स एंड सपोर्टिव मटेरियल। तो जो टीचर एजुकेशन के लिए तमाम तरह की जो सहायक सामग्री थी या जो टीचिंग एड्स थे, जैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में और सपोर्टिव मटेरियल्स के बारे में, ये दो इसके रिकमेंडेशन एरिया थे और इसने अपना प्रतिवेदन इसी बारे में दिया था। और एमबी बुच सर्वे ने बहुत सकारात्मक सुझाव दिया था कि हम जो है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये टीचर एजुकेशन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में भी हो सकती है और इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए भी हो सकती है। तो जब इनको एक टास्क दिया गया कि आप इस बारे में जो है एक सुझाव दीजिए, तो समिति ने सुझाव दिया कि अध्यापक शिक्षा को दूरस्थ माध्यम पर संचालित किया जा सकता है, और दोनों ही अध्यापक शिक्षा के दोनों ही मोड पर दूरस्थ शिक्षा को लागू किया जा सकता है, अर्थात सेवारत अध्यापक शिक्षा जिसे हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं, और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन अर्थात सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा। तो इस समिति ने सकारात्मक सुझाव दिया, और इस समिति के सकारात्मक सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आगे चल करके टीचर एजुकेशन के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उनको डिस्टेंस मोड पर स्टार्ट किया, जिसकी चर्चाएं हम आगे की समितियों में करेंगे। तो एमबी बुच समिति के बारे में केवल इतना ही कि कब गठित हुई, 1989 में गठित हुई, प्रतिवेदन दिया, किसके बारे में था? दूरस्थ शिक्षा के बारे में। लेकिन दूरस्थ शिक्षा का संबंध किससे? दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के बारे में था इसका रिकमेंडेशन, और साथ ही साथ अध्यापक शिक्षा से संबंधित ऑडियो विजुअल एड्स और सपोर्टिव स्टडी मटेरियल को डेवलपमेंट करने के बारे में इसको रिकमेंड करना था। तो गाइस एमबी बुच के बारे में केवल इतना ही ध्यान रखें। एमबी बुच कौन थे ये हम लोगों ने जाना, और इसमें से आप सभी लोग जानते भी होंगे। चलिए, एमबी बुच के बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जोड़ करके। आप सभी जानते हैं कि एनपी 1986 जो है वो कांग्रेस के या राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में आई थी, और फिर 1990, 92, 93 जो समय था वो भारत में एक बहुत राजनीतिक अस्थिरता का था, और उस वजह से शिक्षा भी उससे प्रभावित हुई, क्योंकि शिक्षा सभी सरकारों के एजेंडे में प्रमुखता के साथ होती है। तो 1986 की शिक्षा नीति में एक प्रावधान था कि प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षा की, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट क्लास पर, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान था कि हम प्रत्येक 5 वर्ष के बाद शिक्षा की पुनर्समीक्षा या उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन
चूँकि 1986-87 के बाद जो 5 वर्ष होते हैं वो 91-92 में होते हैं, यानी 91 में 5 ईयर पूरे होते हैं। और इसी वजह से आप इस बात को ध्यान रखें कि जो वो 1992 की शिक्षा नीति है वो एक्चुअल में शिक्षा नीति नहीं थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा ही थी। तो समीक्षा होनी थी, लेकिन 89-90 में क्या थी, राजीव गांधी जी की जो है वो डेथ होती है और उनकी सरकार गिरती है, और वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप यानी जनता दल की सरकार बनती है। और जब सरकारें बनती हैं तो हमने कहा कि वो शिक्षा को अपने हिसाब से भी मोल्ड करती हैं। तो जैसे ही सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार जाती है और जनता दल की सरकार आती है, तो चूंकि एक बहुत व्यापक कार्य योजना थी और प्लान ऑफ एक्शन भी था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, तो वो उसको रिफ्यूज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसकी पुनर्समीक्षा के लिए या उसका रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरा समीक्षा करें और बताएं कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। एक्चुअल में वो समीक्षा ना हो करके जनता दल की सरकार के द्वारा कांग्रेस की जो शिक्षा नीति थी उसमें अपने तत्वों को शामिल करने का एक प्रयास मात्र था, एक राजनीतिक जो थी वो इच्छा पूर्ति थी उसमें। ध्यान रखें इस बात को, कोई जो है आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षा नीति को लागू हुए 2 ही 3 साल हुए थे। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को और एक बड़े भौगोलिक देश में एक बहुत व्यापक जो है स्तर पर एक शिक्षा नीति का संचालन किया जा रहा, तो आप जानते हैं कि शैक्षिक सुधार और शिक्षा में किए गए परिवर्तनों का दृष्टिगोचर होना उतना प्रत्यक्ष और मूर्त नहीं होता। शिक्षा में किए गए बदलाव धीरे धीरे हमको समाज में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 1990 में एक NP 1986 की रिव्यू कमेटी गठित की जाती है आचार्य राममूर्ति की प्रेसिडेंसी में या चेयरमैनशिप में, और उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति के नाम से जानते हैं। तो गाइस, हमारी जो चर्चा शुरू हो रही है वो हो रही है NPE 1986 रिव्यू कमेटी के बारे में 1990, और इसको हम लोग आचार्य राममूर्ति समिति भी कहते हैं। तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति आचार्य राममूर्ति समिति कहते हैं। आचार्य राममूर्ति समिति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के अध्यक्षता में या चेयरमैनशिप में समिति बनाई गई थी, वो भी किसके द्वारा? जनता दल सरकार के द्वारा, अर्थात वीपी सिंह के द्वारा। ध्यान रखें। और ये केवल और केवल क्या था? एक राजनीतिक इच्छा पूर्ति थी किसी दूसरी सरकार के द्वारा कांग्रेस की सरकार की शिक्षा नीति में बदलाव कर। एक बात ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए कुल कितनी समितियां बनी। तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या NP 1986 से 3 शिक्षा समितियां जो हैं वो संबंधित हैं। पहली आचार्य राममूर्ति समिति, दूसरी जो है वो जी राम रेड्डी समिति, और तीसरी जो है वो है यशपाल समिति। एक का जो कार्यकाल है वो 1990 है, फिर एक का 1992, फिर 1993। तो जो रेड्डी समिति है, तो ये 3 समितियों को ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखें कि जब भी NPE 1986 की बात आए तो 3 समितियां आपको इसमें ध्यान में रखना है। पहली तो राममूर्ति समिति आपको ध्यान में रखना है, पहली समिति जो है वो राममूर्ति समिति है, दूसरी है रेड्डी समिति, और तीसरी है यशपाल समिति, जिसमें से ये तो दोनों समीक्षा से संबंधित ही है। इसका गठन 1990 में होता है, इसका 1992 और ये 1993। ये 3 समितियों को आपको ध्यान में रखना है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है।
तो हमारी चर्चा भी आचार्य राममूर्ति समिति में चल रही है, और ये ध्यान रखिए कि ये जो तीनों समितियां हैं, चूंकि 90 में वीपी सिंह की सरकार होती है जनता दल की, और 91-92 में वो सरकार गिर जाती है, और एक्चुअल में ये जो सरकार है, ये जो गठन है, वो वीपी सिंह ने जरूर किया था, और मई में ये गठन हुआ इस समिति का, और दिसंबर में सरकार गिर जाती है, बहुत दिनों तक नहीं चलती है, और फिर कांग्रेस की सरकार वापस आती है, और जो नरसिम्हा राव है उनको जो है ये कमेटी जो है वो अपना सबमिशन पूरा करती है। फिर बाद में चूंकि 1992 में 91 में 5 वर्ष पूरे होते हैं और पुनः कांग्रेस की सरकार आती है, तो वो जो उन्होंने 1985 में अपना एक रूल बनाया था कि हम 5 वर्ष में जो है वो शिक्षा की समीक्षा करेंगे, तो उसी नियम के तहत उन्होंने 1991 में जी राम रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन होता, और वो फिर से उन्होंने NP 1986 की। तो जब हम रिव्यू कमेटी की बात करें, ध्यान रखें कि RC जो होती है रिव्यू कमेटी की बात करें, NP 1986 रिव्यू कमेटी, तो ये दोनों ही क्या थी, ये रिव्यू कमेटी है। एक को दूसरी सरकार ने गठित किया, एक को जो है वो जनता दल सरकार ने बनाया, दूसरे को जो है वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। तो थोड़ा सा ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये एक्चुअल में हो क्यों रहा था। केवल पढ़ लेना ही जरूरी नहीं है, ताकि हमको वो चीज़ें याद रहें और उनकी पृष्ठभूमि में क्या चीज़, ये भी हम चीज़ों को समझ सकें। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करने का केवल यही इतना सा ही औचित्य था। हमें परीक्षा में राजनीतिक पृष्ठभूमि हमसे नहीं पूछी जाएगी, ये केवल और केवल हम लोग इसको समझने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जब आचार्य राममूर्ति समिति की अध्यक्षता में आचार्य राममूर्ति थे कौन? एक गांधीवादी विचारक थे, ध्यान रखें, क्योंकि जनता दल की सरकार थी, और तो ये जो थे वो काशी के एक गांधीवादी विचारक थे, और ये अपना एक NGO चलाते थे, और उनकी अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, एक जो है सोशल हेल्पर थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, और उससे कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करें। क्लियर? तो अब हम इसके रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस की या क्या सुझाव दिए, क्या संशोधन रूपी सुझाव दिए। तो सुझाव क्या था? पहली चीज तो इनकी जो समिति थी और इनकी जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिपोर्ट शीर्षक की बात करनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आचार्य राममूर्ति समिति का जो प्रतिवेदन था उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की दिशा, यानी इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमन डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये उनकी रिपोर्ट का शीर्षक था। ये बहुत पूछा जाता है कि आचार्य राममूर्ति समिति को किस और नाम से जाना जाता है? तो आचार्य राममूर्ति समिति को प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की दिशा के नाम से जाना जाता था। ये उनकी रिपोर्ट का टाइटल। दूसरा, उनका एक कथन था जो बहुत पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, और वो स्टेटमेंट था कि भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि ये कथन किससे संबंधित है, यानी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया stands at the crossroad today। ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है। या भारत में यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, आज भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी है, अर्थात एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड एट द क्रॉसरोड टुडे। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है।
और कई बार ये कहा गया कि ये पूछा गया एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हमने समझा कि शिक्षा एक निवेश की प्रक्रिया, एजुकेशन इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ये NP 1986 का स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, ये हमने देखा। तो कुछ ये स्टेटमेंट्स ध्यान में रखेंगे कि ये अपने अलग अलग शिक्षा समितियों से या आयोगों से संबंधित है। तो आचार्य राममूर्ति समिति से संबंधित ये बहुत फेमस उनका कोटेशन है या स्टेटमेंट है कि भारत में शिक्षा, आज भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि चौराहे से व्यक्ति जो है वो सही दिशा में या अपने लक्ष्य की ओर भी जा सकता है और भटक भी सकता है। तो इसलिए यानी कंफ्यूजन की स्थिति में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे किस दिशा में चलना चाहिए। उसे अंग्रेजी शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए या उसे प्राचीन भारतीय शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए, उसको सैद्धांतिक शिक्षा देनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा देनी चाहिए। तो तमाम तरह की शैक्षिक समस्याएं थी और इसलिए उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में ये अपना एक स्टेटमेंट जो है वो यूज किया था अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो अब हम इसके रिकमेंडेशंस पर आते हैं। इस समिति की आचार्य राममूर्ति समिति ने क्या क्या जो है वो सुझाव दिए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन के संदर्भ में। तो हम उनकी मेजर रिकमेंडेशंस की बात करने जा रहे हैं। तो मेजर रिकमेंडेशंस में पहली जो उनकी रिकमेंडेशंस थी वो थी इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अर्थात समानता एवं सामाजिक न्याय। और समानता एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत उन्होंने एक बात यानी कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की कि भारत में एक कॉमन स्कूल सिस्टम या कॉमन स्कूल प्रणाली लागू की जानी चाहिए। अब ये कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी गांव के या किसी भी शहर के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, उनको एक साथ ही एक तरह की शिक्षा दी जाए। यानी जिसे हम इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है समानता के, तो यहाँ पर समानता और सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। तो उन्होंने शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की बात की। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बाल केंद्रित शिक्षा की बात की, शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की, तो वो शैक्षिक अवसरों की समानता जो अनुच्छेद 15 हमसे कहता है उसी की परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात की और उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हमें कॉमन स्कूल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या इसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण अर्थात शिक्षा को निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित करने की बात की। अभी तक से जो शिक्षा थी वो सरकार का दायित्व था और चूंकि सरकार के पास संसाधन सीमित थे तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में जो था वो पीपी यानी यहाँ पर जब कॉमर्शलाइजेशन की बात होती है तो यहाँ पर पीपीई मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है। पीपी मॉडल जैसे बात समझ में आ रही, यानी पब्लिक प्राइवेट अर्थात दोनों मिल करके काम करें, यानी जो निजी क्षेत्र है वो भी सहभागी बने और इसके बाद तमाम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओ थे, वो एजुकेशन की फील्ड में आगे आए। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की यानी पीपी मॉडल की बात की, पब्लिक प्राइवेट मॉडल की बात की। तीसरा उनका जो सुझाव था वो था एजुकेशन फॉर राइट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अर्थात शिक्षा जो है वो रोजगार केंद्रित हो, उचित वर्ग हो। और यहाँ पर उन्होंने चूंकि ये गांधीयन वैल्यूज जो आचार्य राममूर्ति क्या थे हम पहले ही कह चुके हैं कि ये गांधीवादी विचारक थे और अगर ये गांधीवादी विचारक हैं तो फिर इन्होंने किसको बढ़ावा दिया होगा? सोशली यूजफुल
प्रोडक्टिव वर्क को, यानी SUPW को बढ़ावा देने की बात उन्होंने की थी वहाँ पर। चौथी बात इन्होंने जो कही वो नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में इनका कमेंट था, और नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि नवोदय विद्यालय अब नहीं खोलने चाहिए, जो है यानी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ऑफ नवोदय, यानी पर्याप्त मात्रा में नवोदय विद्यालय खुल चुके हैं, इसलिए अब सरकार को नवोदय विद्यालय ओपन नहीं करने चाहिए। पांचवी बात इन्होंने कही कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी जो शैक्षिक प्रबंधन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो थी वो MP 1986 ने की थी, लेकिन उसने समग्र के बारे में, लेकिन शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में, यानी जो सरकार का नियंत्रण था उसके बारे में जो है उसने प्रकाश नहीं डाला था। वो शिक्षा को जो है वो विकेंद्रित करने की बात की थी सरकार के नियंत्रण से, लेकिन यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट को या शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन को विकेंद्रित करने की बात थी। अर्थात जो शिक्षा से संबंधित सरकारी नियंत्रण है या जो लाल फीताशाही है उसको कम किया जाए, और शिक्षा को जो संबंधित निकाय हैं या जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको प्रशासन और प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता या अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। यहाँ पर पांचवी बात के छठी बात इन्होंने कही थी लोन की बात की थी, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की थी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी प्रोवाइड लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस या प्रोवाइड लोन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चूंकि जब हम कॉमर्शलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें फिर वहाँ पर फाइनेंशियल जो है वो एक सपोर्ट करना होता है, और उसी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार ने लोन का प्रावधान किया था। इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन की बात की जाती है। जब 1986 की शिक्षा नीति हमने पढ़ा था तो उसने शिक्षा की विषय वस्तु में सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों की समावेश की बात की थी, लेकिन चूंकि ये गांधीवादी विचारक थे तो इन्होंने वैल्यू एजुकेशन की बात की कि हमको विद्यार्थी को क्या देनी चाहिए, वैल्यू एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। जैसे वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की बात हुई, एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, तो आचार्य राममूर्ति समिति ने मूल शिक्षा के बारे में बात की और कहा कि भारत की जो शिक्षा की विषय वस्तु है या जो पाठ्यक्रम है उसमें भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो भारत के जो मूल्य हैं उनको समावेशित किया जाए और भारतीय संस्कृति या परंपराओं और मूल्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर मुख्यतः देखी जाती हैं, जिसमें से एक है मॉड्यूल और सेमेस्टर सिस्टम की बात की थी। जब हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में बात की थी, CC के बारे में बात की थी, आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बात की थी। यहाँ पर उसके आगे और बढ़ कर के मॉड्यूल डेवलपमेंट और सेमेस्टर प्रणाली के बारे में बात की जाती है। तो मुख्य चीज़ें क्या निकल करके आई, मुख्य चीज़ें निकल करके आई कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन फॉर राइट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अर्थात शिक्षा को रोजगार, यानी यहाँ पर समानता एवं सामाजिक न्याय की बात होती है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात होती है, शिक्षा को रोजगार केंद्रित बनाने की बात होती है, अब नवोदय विद्यालय ना खोले जाए इसके बारे में बात होती है, शिक्षा शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रण की बात होती है, शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक जो है वो सहायता देने के बारे में बात की जाती है और मूल शिक्षा के बारे में भी की जाती है। यहाँ पर बात PPT मॉडल के बारे में बात की जाती है, कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की जाती है। तो ये कुछ मुख्य जो क्षेत्र थे आचार्य राममूर्ति के सुझाव वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो बस आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो आचार्य राममूर्ति समिति जो है वो एक समीक्षा समिति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, और इसका गठन एक जनता दल सरकार अर्थात VP सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया जाता है।
और ये सर रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्दी तैयार होती है और उसी जिस वर्ष से गठित होती है उसी वर्ष 1990 में गठन होता है, मई 1990 में, और दिसंबर 1990 तक इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट 6 महीने में दे देती है, लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी होती है। और उसका जो टाइटल था वो था प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की दिशा, और एक कोटेशन है कि भारत में शिक्षा, आज भारत में शिक्षा चौराहे पर खड़ी है। तो ये कुछ बातें हैं, उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्र की बात को ध्यान में रखना है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के बारे में ध्यान रखना है, पीपीटी मॉडल के बारे में ध्यान रखना है, एजुकेशनल लोन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वैल्यू एजुकेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चर्चाएं हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया आचार्य राममूर्ति समिति के अंतर्गत। चलिए अब इसके बाद हम एक और समिति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने लोगों ने देखा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित 2 जो है वो समीक्षा समितियों की चर्चा की गई है। तो एक तीसरी समिति के बारे में बात करते हैं, जी राम रेड्डी, या जिसको हम जनार्दन रेड्डी कहते हैं। तो ये भी क्या है, NPE 1986 रिव्यू कमेटी है 1992, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं जनार्दन रेड्डी समिति भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये बात की NP 1986 रिव्यू कमेटी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति एक 1990 की भी है, जिसको हम आचार्य राममूर्ति समिति कहते थे, और एक 1986 की रिव्यू कमेटी है 1992 की, जिसको हम जनार्दन रेड्डी समिति कहते हैं। और जनार्दन रेड्डी कौन थे, हमने कहा ना कि CM ऑफ आंध्रा, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के लीडर थे। और हम लोगों ने कहा अभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर चर्चा करें तो 1991 में पुनः जो है वो कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार गिर गई थी और पुनः कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। और आपके मन में प्रश्न उठता है कि अगर आचार्य राममूर्ति समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कर ली थी, तो फिर उसके 1 वर्ष बाद, और ये समिति का ध्यान रखें कि इस समिति का जो गठन हुआ वो गठन हुआ 1991 में, और जो इसने प्रतिवेदन दिया वो प्रतिवेदन दिया 1992 में। तो खैर, तो आपके मन में प्रश्न उठता है कि अगर एक रिव्यू कमेटी बना दी गई थी या उसकी शिक्षा की जो नीति थी 1986 की उसकी समीक्षा हो गई थी, तो फिर इतनी जल्दी समीक्षा की क्या आवश्यकता थी? तो आप शायद इसका कारण समझ चुके होंगे। तो पहला कारण ये है कि वो जो समीक्षा आचार्य राममूर्ति समिति ने समीक्षा की थी वो किसी दूसरे सरकार के द्वारा कराई गई समीक्षा थी, और हमने कहा कि हर सरकार का अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है, जो वो राजनीतिक एजेंडा उसका शिक्षा से संबंधित भी होता है। तो जनता दल सरकार ने शिक्षा में अपने एजेंडे को शामिल करने के लिए राममूर्ति समिति का गठन किया। अब दुर्भाग्य से वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, तो फिर पुनः केंद्र की सरकार जो है वो कांग्रेस की आती है, और चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 केंद्र सरकार की अपनी एक योजना थी, केंद्र सरकार का अपना एक शैक्षिक एजेंडा था, तो वो उसे फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए उसने प्रयास किया। तो इसलिए उसने अपनी एक समिति बनाई। दूसरा कारण ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक प्रावधान भी था कि हम की शिक्षा की प्रत्येक 5 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। तो वो 5 वर्ष 1991 में पूरे हो रहे थे। तो जनार्दन रेड्डी समिति के गठन की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी कि ये समिति क्यों बनी थी। तो समिति 2 कारणों से बनी। पहला तो एक अपनी इनकी बाध्यता थी कि हम 5 वर्ष बाद जो है वो अपनी शिक्षा की समीक्षा करेंगे। तो उस योजना के अंतर्गत, उस एक कमिटमेंट के तहत 1991 में 86 शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे हो रहे थे, इसलिए उन्होंने आधिकारिक रूप से इस समिति का गठन किया। और दूसरा, चूंकि उसके ठीक कुछ समय पहले एक समीक्षा समिति बन चुकी थी, लेकिन वो किसी दूसरे सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो इसलिए उस सरकार
की जो समीक्षा की संस्तुतियां थी उनको सरकार ने यथावत ग्रहण करने से मना कर दिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जनार्दन रेड्डी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था। तो सीधे सीधे सरकार ने ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करवाएंगे, हालांकि हम लोगों ने लिखा जरूर है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये स्टेटमेंट रखा गया कि जनार्दन रेड्डी समिति का गठन इसलिए किया गया ताकि वो जो आचार्य राममूर्ति समिति की जो संस्तुतियां थी उनकी वो समीक्षा करे और उसमें बताए कि उसमें से जो उन्होंने सुझाए हैं चीजें या जो बदलाई हैं चीजें उनको कौन कौन से लागू किया जाए। तो दो बातें यहाँ पर निकल करके आती हैं कि इस समिति का जो गठन हुआ वो गठन दो वजहों से हुआ। पहली चीज तो जो इनका मोटो था, अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें तो दो मोटो था। पहली चीज तो इनका मोटो था रिव्यू ऑफ एनपीई 1986 का, और दूसरा था रिव्यू ऑफ राममूर्ति कमेटी। ये भी आप कह सकते हैं कि जो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की थी उसने जो सुझाव दिए थे उसकी समीक्षा करना था। और तीसरा जो इसने कार्यक्षेत्र रखा राम रेड्डी ने वो था डिस्टेंस मोड ऑफ टीचर एजुकेशन, जो एमबी बुच ने किया। तो तीन मुख्यतः इसके कार्य क्षेत्र थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार इससे एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब हम इसके रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। तो रिव्यू कमेटी ऑफ एमपी 1986 भी कहा जाता है, रिव्यू कमेटी ऑफ राममूर्ति कमेटी भी कहा जाता है, और इनको जो डिस्कशन एमबी बुच कमेटी ने किया था उस तरह का डिस्कशन जो है उसके बारे में रिकमेंडेशन जनार्दन रेड्डी समिति या जीएम रेड्डी समिति ने भी की थी। अब इसके रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि राममूर्ति समिति ने कहा था कि नवोदय विद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए। हम इसके मेजर जो है रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। तो इसने कहा कि नवोदय विद्यालयों को कंटिन्यू रखा जाए, उस सुझाव को इन्होंने नकार दिया। पहली चीज इन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय जो हैं उनको कंटिन्यू रखा जाए। बात समझ में आ रहा? उनको लगातार बनाए रखा जाए। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी की। फिर कॉमन स्कूल सिस्टम को भी कंटिन्यूड रखा जाए। उसको भी सतत जारी रखा जाए। कंप्यूटर एजुकेशन का एक्सटेंशन किया जाए, यानी उसका विस्तार किया जाए। तो नवोदय विद्यालय जो है वो और खोले जाए, उनको और ओपन किया जाए। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का या जो हमारी आधारभूत शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका सार्वभौमिकरण किया जाए, और उसके लिए तमाम तरह के जो प्रोग्राम थे वो चलाए जा रहे थे, जैसे डाइट के ओपन हुआ, तमाम और भी प्रोग्राम यहाँ पर आगे चले, जैसे नीम प्रोजेक्ट चला था, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन आगे स्टार्ट किया गया। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारे एमडीएम प्रोग्राम 1995, तो इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को ध्यान में रख करके ही दो प्रोग्राम चले थे। उसमें एक नीम प्रोजेक्ट था, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, और एक था
MDM यानी मिड डे मील, और ये दोनों ही प्रोग्राम 1995 प्रारंभ किए गए थे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में। इसमें ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जो आचार्य राममूर्ति समिति ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, ध्यान रखिए कि कॉमन स्कूल सिस्टम का मीनिंग भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो इक्वालिटी और जस्टिस की बात, सोशल जस्टिस की बात है, उसको बरकरार रखने के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को सतत रखा जाए। कंप्यूटर शिक्षा को जो है वो विस्तार दिया जाए, यहाँ पर ये बात की गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर GDP को का 6% खर्च किया जाए, ये बात। तो वो बहुत सारी बातें जो पहले से चली आ रही थी उनको ही यहाँ पर दोहराया गया था। तो ये थी हमारी जनार्दन रेड्डी समिति। इसके बारे में ध्यान में रखना, इसके बारे में जो सजेशंस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य राममूर्ति समिति ने नवोदय विद्यालय बंद करने की नहीं बल्कि अब न खोलने की सिफारिश की थी, बल्कि इन्होंने कहा था कि नहीं, उस योजना को जारी रखा जाए। और नवोदय विद्यालय NVS के माने नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा संचालित किए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की और इनकी रिकमेंडेशंस पर ही रिसेंटली थोड़े 1992 में इसमें सिफारिश थी, 95 में सरकार ने 2 प्रोजेक्ट चलाए, MDM यानी मध्याह्न भोजन योजना और नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशनल मिशन, ये 2 प्रोग्राम चलाए गए। कॉमन स्कूल प्रणाली सिस्टम को कंटिन्यू रखा जाए, यहाँ पर सिस्टम वर्ड जोड़ सकते हैं, और फिर कंप्यूटर शिक्षा को और विस्तार दिया जाए। तो गाइस ये था हमारा जनार्दन रेड्डी समिति। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे एक रिवाइज्ड NP 1986 के बारे में, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो संशोधित शिक्षा नीति 1992, क्योंकि इन 2 समितियों को आधार मान करके फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया, और वो संशोधन भी 1992 में हुआ। तो जब आचार्य राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति दोनों ने अपना काम कर लिया, तो उसके बाद 1992 में ही फिर सरकार ने 1986 की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। तो वो चर्चाएं हम कल करेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 समितियों के बारे में डिस्कस किया। MP बुद्ध समिति के बारे में डिस्कस किया, जो डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित टीचर एजुकेशन के बारे में बात करती है। फिर आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में बात की, जो रिव्यू कमेटी ऑफ NP 1986 है। फिर हमने जनार्दन रेड्डी समिति के बारे में बात किया, ये भी एक रिव्यू कमेटी ऑफ 1986 है। लेकिन इन दोनों समितियों में फ़र्क ये है कि एक दूसरी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, एक दूसरी सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो गाइस आज की क्लास में इतना है। आई होप कि आपको क्लास जो हमने डिस्कशन किया वो समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जो है विचारों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना केयर रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर।